जय हिंद एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि हमने वादा किया था कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं। ये उसकी सेकेंड वीडियो है। ये वीडियो आने में थोड़ी सी लेट होगी, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी हटके होने वाली है क्योंकि इस पे हम पर्टिकुलर नॉर्थ अमेरिका पे बात करने वाले हैं। जो पहले वीडियो थी जिस पे हम सिर्फ बेसिक्स पे बात किए थे, जिस पे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कंटिनेंट, ओशंस, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट सारे चीज़ पर डिस्कस किए थे। मुझे उम्मीद है कि उससे आप लोगों को बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। लेकिन इस वीडियो में जैसे हमने मेंशन किया है कि कंप्लीट नॉर्थ अमेरिका मैपिंग, इस पे कंप्लीट नॉर्थ अमेरिका के बारे में सारे चीज़ डिटेल्स में बताया गया है। इसकी लेक्स के बारे में बताया गया है, ओवरऑल फिजियोग्राफी से लेकर पॉलिटी तक बताया गया है, रिवर सिस्टम्स के बारे में बताया गया है, यानी ड्रेनेज पैटर्न के बारे में बताया है, आइलैंड्स के बारे में बताया है, वॉल्केनोस, खास करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स यानी क्रिटिकल रिसोर्सेज जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किए हैं। और जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है जो स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ देते हैं तो उसके बारे में डिस्कस किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। सो नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इससे पहले हमने बताया था कि फर्स्ट और सेकंड कौन है। फर्स्ट एशिया है, सेकंड अफ्रीका है एंड थर्ड में आता है नॉर्थ अमेरिका। ये आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बात किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो नॉर्थ अमेरिका क्या है, थर्ड है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू दिस कंटिनेंट। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इस कंटिनेंट को टच करके गया है, यानी नॉर्थ अमेरिका को टच करके गया है। कौन कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। अब अगर हम इसकी टाइम जोन की बात करें, कितने टाइम जोन है? देयर आर 6 टाइम जोन्स। कितना? 6 टाइम जोन्स इन नॉर्थ अमेरिका। देख लेते हैं एक बार क्या क्या टाइम जोन है। देखिए कितना है, 6। ईस्टर्न टाइम जोन, सेंट्रल टाइम जोन, माउंटेन टाइम जोन, पैसिफिक टाइम जोन एंड अलास्का टाइम जोन, और 6 में है कौन? हावाई एंड एलुसियन टाइम जोन। तो ये 6 टाइम जोन यूएसए में है। अगर हम बात करेंगे कि टोटल और ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे ज्यादा टाइम जोन्स है, तो ज्यादा में अगर बात करेंगे तो फ्रांस की बात करेंगे। क्या? फ्रांस। फ्रांस में कितनी है? 12 है, 12। देयर आर 12 टाइम जोन्स इन फ्रांस। रसिया में 11 है, रसिया में 11 है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में कितना है आप लोगों को पता है ऑब्वियसली, इंडिया में 1 है। और वो कहाँ से गया है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम बताते हैं, इंडियन टाइम जोन को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताते हैं। ये 5 आवर 30 मिनट्स प्लस में रहता है। आप लोग देखे जानते ही होंगे, 5 घंटा 30 मिनट। और ये मिर्जापुर यूपी से गया है। इंडियन की टाइम अगर हम बात करें तो यूएसए की बात करें तो यूएसए में टोटल 6 टाइम जोन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर हम इसकी कंट्री की बात करें तो कंट्री आपको लगता होगा कि नॉर्थ अमेरिका बाप रे कितना बड़ा है। नो डाउट बड़ा है, थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। लेकिन इसमें मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें, इससे 3 लार्ज कंट्रीज है। कितना? 3 लार्ज कंट्रीज है। एक में कनाडा है, एक में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। इधर देखिए, एक कनाडा, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले मैं बताना चाह रहा था कि आप लोगों के पास अगर एटलस है तो एटलस, कोई भी एटलस हो, उसको लेके बैठिए, क्योंकि मैं आज जो जो प्लेसेस मार्क करने वाला हूँ या बताने वाला हूँ, आपको अगर आप चाहते हो कि आपको हमेशा के लिए याद रहे या लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे, तो आप एटलस मार्क करते जाइए ताकि आपको आसानी से याद रहे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। तो कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। ठीक है, इसकी अगर नॉर्थ में बात करें, नॉर्थ में देखिए, मैं लाल कलर ले लूँ। हाँ, नॉर्थ में ये है, यहाँ पे आर्टिक ओशन है नॉर्थ में। ठीक है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन है एंड वेस्ट में ये देख रहे हैं आप पैसिफिक ओशन है। पूरा ये नॉर्दर्न पैसिफिक अगर हम डिवाइड कर देंगे, इधर नॉर्दर्न पैसिफिक होगा, इधर सदर्न पैसिफिक होगा। तो इसकी वेस्ट में है पैसिफिक ओशन, ईस्ट में है अटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन। आप लोग इसकी बाउंड्री को मार्क कीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। देन देखते हैं इसकी हाईएस्ट पीक के बारे में बात करते हैं। अगर इसकी हम हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो ये डेनाली पीक है। डेनाली माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक, जो कि अलास्का के बाउंड्री के पास आता है। ये देखिए अलास्का की बाउंड्री इधर, और इसको माउंट मैकिनली भी बोलते हैं, माउंट मैकिनली या माउंट डेनाली। तो याद रखिएगा, दोनों में से अगर क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए, आपको बता सकता है कि माउंट मैकिनली या फिर माउंट डेनली। और इसकी जो हाइट है 6190 मीटर,
6190 मीटर। लेकिन उसी पे हम अगर एवरेस्ट की हाइट देखें, एवरेस्ट की मैं सिर्फ कंपेयर करने के लिए दिया हूँ 8848 मीटर। समझ में आ रहा है? तो एवरेस्ट इससे भी ऊंचा है। यहाँ पे मैं कुछ सिटीज के नाम बताने की कोशिश किया हूँ जो आप लोगों को थोड़ा जानकारी मिल जाए, जैसे कि लॉस एंजलिस एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री सेंटर है, और बाकी जो है जैसे कि शिकागो है मेजर बिजनेस एंड ट्रांसपोर्टेशन हब, वाशिंगटन डीसी जो यूएस की कैपिटल है एंड पॉलिटिकल सेंटर है, सैन फ्रांसिस्को आप लोग सुने होंगे नाम, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब है जिसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। देन मियामी करके है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस एंड टूरिज्म सेंटर। तो ये सब सिटी में बताया इसलिए हूँ कि आप लोगों को थोड़ा याद रहे कि हाँ चलो ये तो नॉर्थ अमेरिका में ही है, आप लोगों को जानकारी है, और इसको आप मार्क करते जाइए ताकि आप लोगों को याद रहे। देन इसकी बात करेंगे, देखिए ये इसकी नॉर्थ में बेरिंग स्ट्रेट है, ये वाला स्टेट बेरिंग स्टेट कहा जाता है। ठीक है, ये अलग करता है किसको, नॉर्थ अमेरिका को किससे अलग करता है, एशिया से अलग करता है, यानी रसिया की पार्ट है। मैं यहाँ पे अच्छे से दिखा दूं, ये वाला हिस्सा रसिया हुआ है, ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका का है। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट ये डिवाइड करता है। मैं स्ट्रेट जब पढ़ाया था पूरा डिटेल्स में पढ़ाया हूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं स्ट्रेट की पूरी एक डिटेल्स में वीडियो है, वो देख लीजिए, सारे स्ट्रेट कवर किया हुआ है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे चुक्ची पेनिनसुला है, ठीक है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका पार्ट है। तो ये जो स्ट्रेट डिवाइड करता है, अलग करता है, इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। और साउथ में क्या है, पानामा, इस्थमस ऑफ पानामा, ये वाला आप देख रहे हो इस्थमस ऑफ पानामा, इसको नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है। तो मैं और एक बार बता दूं कि इसको डिवाइड कर रहा है बेरिंग स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट डिवाइड कर रहा है किसको, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया को, ठीक है। और कनेक्ट कौन कर रहा है, इस्थमस ऑफ पानामा किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों के मन में अगर डाउट है कि इस्थमस और स्ट्रेट में फर्क क्या है, तो देखिए सिंपल सी बात है, स्ट्रेट इज ए नैरो पीस ऑफ वाटर बॉडी, क्या है, नैरो पीस ऑफ वाटर बॉडी दैट कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज एंड सेपरेट टू लैंड मासेस। देखिए इसको हम स्ट्रेट कहते हैं, ये वाला को स्ट्रेट कहते हैं। क्या है, ये नैरो पीस ऑफ वाटर चैनल है, आप लोग समझ में आ रहा है, नैरो पीस ऑफ वाटर चैनल क्या कर रहा है, कनेक्ट टू लार्जर वाटर बॉडीज। ये वाला जो एक लार्जर वाटर बॉडी है, ये वाला एक लार्जर वाटर बॉडी है, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है नैरो पीस ऑफ चैनल, और क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है टू लैंड मास को, देख रहे हो, टू लैंड मास को सेपरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। और इस्थमस किसको बोलते हैं, इस्थमस इज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जैसे यहाँ पे पतली चैनल थी, यहाँ पे क्या है, पतली लैंड है, ये किसको किसको कनेक्ट कर रही है, दो लैंड फॉर्म को कनेक्ट कर रही है और डिवाइड कर रही है दो वाटर मास को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसकी फिजियोग्राफी पे बात करेंगे, जो आज की टॉपिक ही है। देखिए फिजियोग्राफी की अगर बात करेंगे, आप लोग को आसान भाषा में समझा दूं कि इसकी लैंडफॉर्म्स क्या है, लैंडफॉर्म्स क्या है, यानी इसकी रॉक सिस्टम वगैरह, जैसे कि एग्जैक्टली सेम लाइक इंडिया है। जैसे कि हम इंडिया को डिवाइड करते हैं, जो हिमालयन माउंटेन, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटो, कोस्टल प्लेन, तो इसी तरह फिजिकल डिवीजन नॉर्थ अमेरिका के भी है, तो हम उस पर बात करेंगे। अब नॉर्थ अमेरिका को मोटे मोटे तौर पे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन पे डिवाइड किया जाता है। एक है वेस्टर्न रीजन, एक है कैनेडियन सील्ड, एक है ग्रेट प्लेन, फोर्थ है एपलेशियन माउंटेन्स, फिफ्थ में गल्फ अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ में आइलैंड ग्रुप्स। तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ से आपको एटलास की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ग्रेट प्लेन, ये वाला, ये पे कैनेडियन सील्ड दिखाया गया है, बाद में एपलेशियन माउंटेन इधर है, कोस्टल प्लेन इधर है, ये अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आप एटलस पे मार्क करते जाइए। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा पे। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, अगर आपको पहले डाउट होता है कि सर कॉर्डिलेरा क्या है, कॉर्डिलेरा एग्जैक्टली व्हाट इज कॉर्डिलेरा, ना इट इज ए पैरेलल सिस्टम ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड इंटर माउंटेन प्लेटू एंड बेसिन्स। अगर हम आम भाषा में और थोड़ी आसान भाषा में कहेंगे तो ये सिस्टम ऑफ और ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस टुगेदर विद द इंटरवेनिंग प्लेटूज एंड अदर फीचर्स, और हिंदी में सिंपली पर्वतों की श्रृंखला या पर्वतों की प्रमुख प्रणाली को कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम बात करेंगे, तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा इज ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज रॉकी माउंटेन। क्या बोलते हैं, रॉकी माउंटेन। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला
ये जो ग्रेट प्लेन नहीं, ये रॉकी माउंटेन, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। कहाँ पे है? सिचुएटेड अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये वाला वेस्टर्न मार्जिन है, वेस्टर्न मार्जिन, इसी पे ये वेस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आप लोगों को समझ में आया वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहाँ पे है? अब बात करेंगे इसके अंदर जो जितने सारे फीचर्स हैं, क्या क्या है। मेजर माउंटेन रेंजेस के बारे में पहले बात करेंगे। मेजर माउंटेन रेंजेस में पहले आएगा ब्रुक्स रेंजेस, फिर अलास्का रेंजेस, मैकेंजी रेंजेस, देन कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, रॉकी माउंटेन, सेरा नेवाडा, सेरा माद्रे रेंज। इतना टोटल आप हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब आप लोगों को बता दें यहाँ पर जानकारी के लिए कि ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ब्रुक रेंजेस। ब्रुक्स रेंजेस कहाँ पे है? पूरा नॉर्दर्न पे है, नॉर्थ वेस्टर्न पे देखिए ब्रुक्स रेंजेस, एटलस पे ढूंढते रहिए। देन अलास्का रेंजेस, ये वाला अलास्का रेंजेस। उसके बाद में मैकेंजी, ये वाला मैकेंजी है, समझ में आ रहा है। फिर कोस्ट रेंजेस, कोस्ट माउंटेन, ये फिर ये सेरा नेवाडा, सेरा माद्रे, सारे हमने डिस्कस किया। अभी इसको एक एक करके हल्का में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से याद रखिएगा ताकि एग्जाम में जब आ जाए कि ब्रुक्स रेंजेस कहाँ पे है या फिर मैच द फॉलोइंग पे आ जाए तो आप उसको मार्क कर सकते हो। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन्स है वो जानना आपको जरूरी है। कौन सी बेसिन्स है? जैसे कि यूकोन बेसिन, कोलंबिया प्लेटू, ग्रेट बेसिन एंड कोलोराडो प्लेटू। ये वाला यूकोन बेसिन आपको दिख रहा है, नॉर्थ पे है, फिर कोलंबिया प्लेटू, फिर कोलोराडो प्लेटू, ये सब हम देखेंगे। इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो यूकोन बेसिन के बारे में अगर डिटेल्स में बात करें, देखिए यूकोन बेसिन कहाँ से रिवर, उसका जो नाम बना ना, यूकोन बेसिन जो है यूकोन रिवर के हिसाब से बना, यूकोन रिवर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो एक रिवर के नाम से है। उसी तरह यूकोन बेसिन जो है, यूकोन बेसिन भी रिवर यूकोन के नाम से है। ये कहाँ पे है? यूकोन टेरिटरी इन कनाडा एंड अलास्का इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो यूकोन टेरिटरी, यूकोन बेसिन है। और यूकोन रिवर कहाँ पे फॉल किया है? यूकोन रिवर बेरिंग सी पे फॉल किया है, ठीक है। ये वाला यूकोन रिवर फॉल्स इनटू बेरिंग सी। समझ में आया? अब इसकी बात करेंगे। देखिए आप लोगों को दिखा दूं, हमने बताया था कि नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, समझ में आया यहाँ पे। फिर इसको जो मैं बताया था कि बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट डिवाइड कर रहा है, याद आ रहा है? बेरिंग स्ट्रेट डिवाइड कर रहा है किसको? नॉर्थ अमेरिका और रसिया को, यानी एशिया को। देन हम बात करेंगे कोलंबिया प्लेटू के बारे में। देखिए कोलंबिया प्लेटू अगर हम बात ही कर ही रहे हैं तो बेरिंग सी पे थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए बेरिंग सी क्या है एग्जैक्टली? बेरिंग सी इज द मार्जिनल सी ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन पे एक मार्जिनल सी है बेरिंग सी। जब बात कर रहे हैं तो डिटेल्स में बता देते हैं, मार्जिनल सी है। अब आपको डाउट होगा कि सर मार्जिनल सी क्या होता है ना? इट ऑलवेज सिचुएटेड ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया। जो मार्जिनल सी होता है ऑलवेज सिचुएटेड ओवर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया, ठीक है। अब और भी इसका फीचर्स होती है, क्या फीचर्स होती है ना? सराउंडेड बाय द लैंड एंड आइलैंड फ्रॉम 3 साइड्स। समझ में आ रहा है? और भी इसकी फीचर्स होती है कि इट ऑलवेज कनेक्टेड टू द मेन ओशंस और ओपन सी। इसको बोलते हैं मार्जिनल सी, ऑलवेज कनेक्टेड टू द मेन ओशन और ओपन सी। आई होप कि आप लोगों को बेरिंग सी के बारे में समझ में आया होगा। तो हम कोलंबिया प्लेटो के बारे में बात करेंगे। देखिए इट इज ए बेसाल्टिक प्लेटो। क्या है ना? बेसाल्टिक प्लेटो है। एंड एक्रोस्प्रेड कहाँ पे हुआ है? यूएस एंड कनाडा पे। कहाँ पे? यूएस एंड कनाडा पे। एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। आप लोग सुने होंगे बहुत सारे नाम कि हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म की वजह से जो माउंटेन बनते हैं, प्लेटो बनते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। कोलंबिया प्लेटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। और इट इज ड्रेन्ड बाय कोलंबिया रिवर। नॉर्थ में कोलंबिया रिवर से ये ड्रेन्ड हुआ है। और साउथ में जो यूएस के साइड है वो स्नेक रिवर, स्नेक रिवर। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, नॉर्थ में कोलंबिया रिवर एंड यूएस के साइड में आपका स्नेक रिवर से ये ड्रेन हुआ है। अब यहाँ पे एक नेशनल पार्क है। क्या नेशनल पार्क है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क। में येलो कलर ले लिया। क्या नेशनल पार्क है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ये एग्जैक्टली लाइज इन स्नेक रिवर। कहाँ पे है? स्नेक रिवर, यानी यूएस के साइड जो स्नेक रिवर है वहां पे ये है। कौन सा? येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये काफी न्यूज में थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। किस लिए फेमस है? हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। आप लोग जानते हैं हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर?
तो उसके लिए वो फेमस है। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ट्रिपिंग पॉइंट स्टेट में ये है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर ट्रिपिंग पॉइंट स्टेट क्या होता है। देखिए, उसको जानने से पहले आप लोग को एनवायरमेंट में एक चीज सुने होंगे कि होम्योस्टेटिक, मैं बता रहा हूँ होम्योस्टेटिक। अब ये होम्योस्टेटिक क्या है, अगर जान लेंगे तो आपको ट्रिपिंग पॉइंट समझने में आसानी होगा। होम्योस्टेटिक वो प्रोसेस है, मतलब दैट प्रोसेस इन द इकोसिस्टम व्हिच ब्रिंग्स डिस्टर्ब इकोसिस्टम टू द नॉर्मल स्टेज नेचुरली। यानी अगर कोई एक एनवायरमेंट का कोई हिस्सा अगर पॉल्यूशन हो या पॉल्यूटेड हो गया है या डैमेज होने के कगार पे है और नेचुरली मतलब डिस्टर्ब है और नेचुरली वो नॉर्मल स्टेज को आ जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक प्रोसेस है होम्योस्टैटिक, एक प्रोसेस है इकोसिस्टम का, जहाँ पे सपोज ये वाला हिस्सा डिस्टर्ब है, इकोसिस्टम का ये वाला हिस्सा डिस्टर्ब है और वो ताकत रखता है कि नेचुरली नॉर्मल स्टेज में आ जाए, इसको बोलते हैं होम्योस्टेटिक। लेकिन ट्रिपिंग पॉइंट इज दैट स्टेज द लेवल ऑफ चेंज बियॉन्ड व्हिच द सिस्टम बिकम परमानेंटली डैमेज। मतलब यहाँ पे नेचुरली अगर हम ट्रिपिंग पॉइंट की बात करें, नेचुरली वहां पे और नॉर्मल सिचुएशन को आ नहीं सकता, वो परमानेंटली डैमेज हो चुका है, उसको ह्यूमन असिस्टेंस की जरूरत है। समझ में आया? होम्योस्टेटिक में क्या होता है, डिस्टर्ब इकोसिस्टम नेचुरली रिकवर होगा, लेकिन ट्रिपिंग पॉइंट में नेचुरली उस बियॉन्ड कैपेसिटी के बाहर हो जाता है। ठीक है, उसमें ह्यूमन असिस्टेंस की जरूरत होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करेंगे ग्रेट बेसिन के बारे में। उसके बाद ग्रेट बेसिन था, तो ग्रेट बेसिन जो है ये कहाँ पे है, ये वाला ग्रेट बेसिन आप लोग देख रहे हैं, ये वाला ग्रेट बेसिन साउथ ऑफ कोलंबिया प्लेटो ग्रेट बेसिन है। इट्स एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय इनलैंड ड्रेनेज। मैंने पहले इससे पहले बताया था मार्जिनल सी, अब बता रहा हूँ इनलैंड ड्रेनेज। ये सब टर्म याद रखिए अच्छे से। अब इनलैंड ड्रेनेज क्या है? इनलैंड ड्रेनेज इज दैट एरिया व्हिच डज नॉट अलाउ वाटर एंटर इनटू द सी। और एक बार बता रहा हूँ, दैट एरिया व्हिच डज नॉट अलाउ वाटर एंटर इनटू द सी। सो क्या होगा, अगर सी पे नहीं जाएगी तो एक लेक बन जाएगा। ठीक है, वाटर क्या होगा, एक लेक बन जाएगा। तो दिस बेसिन हैज नंबर ऑफ प्लेयर्स, मतलब प्लायर्स एक ज्योग्राफिकल टर्म है। अब जो मैंने बताया ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे अगर पानी जम गई, ठीक है, पानी अगर जम गई, ये सी में नहीं जा पाई, तो यहाँ पे ये सॉल्ट इवापोरेशन होने के बाद सॉल्ट ऐसे दिखेगा, तो इस जगह को बोलते हैं प्लाया। अब इसका एग्जाम्पल है द ग्रेट सॉल्ट लेक प्लाया का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर डेथ वैली भी है। क्या वैली है? डेथ वैली। थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, डेथ वैली सिचुएटेड हियर। अब ये MSL बिलो MSL है। अब ये क्या चीज है कि आप लोगों को लग रहा है बिलो MSL कैसे हो सकता है, मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए, सपोज ये एक एरिया है, मैं ब्लैक ले लूं, वेट, हाँ, ये एक एरिया है। सपोज ये रिवर है यानी वाटर बॉडीज है, और ये वाला हिस्सा MSL यानी मीन सी लेवल है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब होता क्या है, जो मैं बताया कि आप लोग फोल्टिंग करके एक वर्ड सुने होंगे, फोल्टिंग, फोल्ड, ये सब सुने होंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। होता क्या है, फोल्टिंग की वजह से सपोज ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये नीचे आ गया। अब जब नीचे आ गया तो ये वाला जो पॉइंट था यहाँ आ गया, तो ये मीन से लेवल रहा ना, MSL ये वाला हिस्सा रहा MSL, लेकिन यहाँ का जो प्लेस था नीचे आ गया, तो इसी को बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि दिस लाइज बिलो द मीन सी लेवल, डेथ वैली इसी को बोलते हैं। समझ में आया? ये मीन सी लेवल के फोल्टिंग की वजह से नीचे आ गया। और ये रीजन जो है, जो मैंने बताया डेथ वैली का रीजन, ये बहुत ही पॉपुलर है। किसके लिए? लिथियम रिजर्व के लिए। आप लोग याद रखिएगा, लिथियम रिजर्व के लिए बहुत ही पॉपुलर है। कौन सा? जो नेवाडा स्लेट करके एक जगह है, वो उस वाला साइड ग्रेट बेसिन का। ठीक है, फिर देखते हैं नया वाला। अब जब बात लिथियम की हो रही है तो लिथियम ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमने साउथ अमेरिका ने बताना है और एक बार, लेकिन थोड़ा याद कर लीजिए। द लिथियम ट्रायंगल इज द रीजन ऑफ द एंडीज दैट रीच इन लिथियम रिजर्व। कहाँ पे? अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली। ये वाला हिस्सा चिली, बोलिविया एंड अर्जेंटीना, इसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमें लिथियम मिला था इंडिया में बहुत सारा, तो क्वेश्चन डाल सकते हैं उसके बेसिस पे। लिथियम ट्रायंगल कौन सा है? चिली, बोलिविया एंड अर्जेंटीना, याद रखिएगा। अब ये है कोलोराडो प्लेटो। कौन सी प्लेटो? कोलोराडो प्लेटो।
ये इसके नामकरण कैसे हुई? कोलोराडो रिवर के द्वारा, ठीक है। इट इज ड्रेन बाय कोलोराडो रिवर, जैसे हमने बताया कोलोराडो रिवर से ड्रेन करता है। अब बात है ये कहाँ पे है? साउथ ऑफ ग्रेट बेसिन। ये वाला देखिए कोलोराडो, ये वाला साउथ, ये ग्रेट बेसिन है, इसकी साउथ में है, ग्रेट बेसिन की साउथ में है कोलोराडो प्लेटो, साउथ ऑफ ग्रेट बेसिन। ये पॉपुलर किस लिए है? यूरानियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, यूरानियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है। और अगर हम बात कोलोराडो रिवर की करें तो ये फ्लोस कहाँ पे होती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कोलोराडो रिवर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में फ्लोस होती है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रेयर अर्थ एलिमेंट। आपको डाउट आ रहा होगा कि रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है सर एग्जैक्टली। तो रेयर अर्थ एलिमेंट को अगर हम जानेंगे एग्जैक्टली, रेयर अर्थ एलिमेंट जो है जैसे कि स्कैंडिनियम, यट्रियम और भी 15 लेंथेनाइट्स को मिला के टुगेदर नोन एज क्या? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। 17 टोटल है। कितना है? 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स अगर हम बात करेंगे टोटल 17 है, जैसे कि स्कैंडियम, यट्रियम, ये सबको मिला के। अब इसकी अगर फीचर्स बात करें, जैसे कि अभी क्वेश्चन की डेप्थ बढ़ती जा रही है तो पूछ दिया कि रेयर अर्थ एलिमेंट कैसा हो सकता है। तो ये सिल्वर व्हाइट इन कलर होता है, जनरली सिल्वर व्हाइट इन कलर होता है। और क्या है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, डेंस होता है। इसकी फीचर्स आप लोग कहीं पे नोट्स का बना सकते हो, लिख सकते हो कि सिल्वर व्हाइट इन कलर, सॉफ्ट, डेंस, ये सब लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे कैनेडियन सील्ड के बारे में। देखिए कैनेडियन सील्ड जो है ओल्ड क्रस्ट है। क्या है? ओल्ड क्रस्ट, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स है। ओल्ड क्रस्ट यानी आप बता सकते हो ओल्डेस्ट क्रस्ट। और ये जो रॉक है, ये रॉक प्री कैम्ब्रियन पीरियड का माना जाता है। कैनेडियन सील्ड, ये वाला हिस्सा को कैनेडियन सील्ड बोलते हैं, ये वाला हिस्सा कैनेडियन सील्ड है। ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड का रॉक है, यहाँ पे मिला था। और ये रॉक जो है ये ज्यादातर आपको मेटालिक मिनरल्स मिलेगा। क्या क्या रिच किस पे है? मेटालिक मिनरल्स, जैसे कि आपका आयरन होगा, निकेल होगा, कोबाल्ट होगा, कॉपर होगा, यूरानियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब, नियोबियम, ये सब में ये रिच है। अगर हम इसकी डेफिशिएंट बताएं, मतलब कौन सी लैक है? डेफिशिएंट में है इसका फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स डेफिशिएंट है क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है, ओल्डेस्ट रॉक है, इसलिए आयरन, निकेल वगैरह ज्यादा मिलेगा, ठीक है। देन कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ यूरानियम। सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व, याद रखिएगा, सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम। लेकिन प्रोड्यूसर कितना है? थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, याद रखिए। और एक बार बता रहा हूँ, कनाडा इज द सेकंड लार्जेस्ट, कनाडा हैज सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। एक रीजन है आथाबास्का बेसिन। ये वाला हिस्सा मैं दिखाने की कोशिश की हूँ, ये वाला जो एरो मार्क किया हूँ, ये वाला हिस्सा आथाबास्का बेसिन है, जहाँ पे यूरेनियम रिजर्व पाया जाता है। देन सडवरी रीजन करके एक है जो कोबाल्ट के लिए बहुत पॉपुलर है, ये वाला सडवरी रीजन जो कोबाल्ट के लिए बहुत पॉपुलर है, और उसमें निकेल भी पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है। लेक सुपीरियर रीजन है जो आयरन के लिए बहुत पॉपुलर है। एंड रेयर अर्थ एलिमेंट जो ईस्टर्न कनाडा, कनाडा का ये कनाडा है, कनाडा का ईस्ट है, ये इस जगह पे क्या मिलता है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये सब आप ध्यान में रखिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। देखिए कैनेडियन सील जो है ड्रेन बाय क्या क्या है, कौन सी रिवर है ना? मैकेंजी रिवर, नेल्सन रिवर एंड सेंट लॉरेंस रिवर। देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूं मैं, मैकेंजी रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर, ये वाला सेंट लॉरेंस रिवर, ये नेल्सन रिवर और ये मैकेंजी रिवर। तो कनाडा जो कैनेडियन सील्ड है ये 3 रिवर से ड्रेन हुआ है। इसकी वजह से इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग आइस एज क्या हुआ ना, प्लेस्टेशन पीरियड में क्या हुआ, कैनेडियन सील जो है ये आइस कवर हो गया था, आइस कवर हुआ। अभी ड्यू टू इरोजनल एक्शन मल्टीपल लेक्स हैव डेवलप्ड। यहाँ पे बहुत सारे आपको लेक्स मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मेजर लेक्स क्या क्या है। मेजर लेक्स एक है ग्रेट बियर लेक, आपका ग्रेट स्लेव लेक, रिएंडर लेक, और यहाँ पे है 5 ग्रेट लेक्स जैसे कि सुपेरियर, मिचिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो। अब ये जो ये सुपेरियर लेक ये वाला है, लेक हुरॉन ये वाला है, ओंटारियो, लेक एरी एंड लेक मिशिगन। ये लेक आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है ये लेक के बारे में, ठीक है।
देन बात करते हैं लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, जैसे हमने बात किया ये वाले सारे चीज के बारे में बात किया। ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर लेक, ग्रेट लेक्स जो है ना एग्जैक्टली लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। और टोटल रुकिए, टोटल वर्ल्ड का जो सरफेस फ्रेश वाटर है ना उसका 20% यहाँ पे मिलता है, 21%। टोटल वर्ल्ड का सरफेस फ्रेश वाटर जो है यहाँ पे मिलता है 21%। एंड लेक मिशिगन इज द लार्जेस्ट इन द एंटायर कंट्री, ये आप याद रखिएगा। देन बात करते हैं मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर के बारे में। मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर क्या क्या है, एक शिकागो है, एक डेट्रॉइट है, मॉन्ट्रियल है, टोलेडो है, इडोवा है एंड ओटावा। ये सब आप नाम सुने होंगे, जैसे शिकागो का नाम सुने होंगे, ओटावा का नाम सुने होंगे। तो ये सब मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है। अब किसके लिए क्यों पॉपुलर है, देखिए ग्रेट लेक रीजन जो है जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज एंड आयरन स्टील के लिए पॉपुलर है। अब उसकी एक एक पर्टिकुलर बात करेंगे। डेट्रॉइट रीजन जो है ऑटोमोबाइल के लिए बहुत फेमस है, ऑटोमोबाइल के लिए। पीटर्सबर्ग जो है ये आयरन एंड स्टील के लिए पॉपुलर है। ह्यूस्टन जो है ऑयल रिफाइनरी, शिप बिल्डिंग, केमिकल एंड मशीनरी के लिए पॉपुलर है, इसको ध्यान में रखिएगा। देन बात करते हैं ग्रेट प्लेन के बारे में। तो ग्रेट प्लेन कहाँ पे है, मैंने बताया था इधर ये वाला ग्रेट प्लेन कहाँ पे, जो रॉकी माउंटेन बताया था, जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के बारे में बात किया था, तो ये उसके ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड ऑफ रॉकी माउंटेन, वेरी फर्टाइल। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है कि ये बहुत ही फर्टाइल है। तो इसको बोला जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये कहाँ पे है, आपको बताया ईस्टर्न साइड, ये रॉकी माउंटेन है ये वाला, इसके ईस्टर्न साइड में है द ग्रेट प्लेन, और ये यूएस एंड कनाडा दोनों को मिला के बना है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे जो व्हीट कल्टीवेशन, व्हीट फार्मिंग होती है, एक ब्लैक अर्थ सॉइल होता है, सिर्फ ब्लैक सॉइल नहीं, ब्लैक अर्थ सॉइल, जिसको चेरनोजम बोलते हैं। चेरनोजम, क्या बोलते हैं, चेरनोजम, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ जाता है कभी। चेरनोजम ये कहाँ मिलता है, ये आपका ग्रेट प्लेन में मिलता है ये, और ये जो प्रेरिस एरिया है वहीं पे पाई जाती है, ठीक है। बहुत अच्छे से यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल पाया जाता है। और पेट्रोलियम पाया जाता है, कोल, सेल, गैस यहाँ पे मिलता है। ड्रायर रीजन जो है यहाँ की, ये जो ग्रेट प्लेन की ड्रायर रीजन जो है वो एनिमल रेंचिंग के लिए बहुत पॉपुलर है। एनिमल रेंचिंग अब क्या है ना, एनिमल रेंचिंग इज ए कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर व्हिच इन व्हिच एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर मीट प्रोडक्शन, जैसे कि पोर्क हो गया, बहुत सारे मटन हो गए, यानी जो कैटल कल्टीवेशन करते हैं मीट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जिसको एनिमल रेंचिंग भी कहा जाता है। ये देखिएगा ग्रेट प्लेन एरिया। फिर बात करते हैं एप्लेचन माउंटेन्स के बारे में। एप्लेचन माउंटेन्स आर ओल्ड माउंटेन, रुकिए वेट। तो हमने बताया एप्लेचन माउंटेन्स आर ओल्ड माउंटेन, सेम एज अरावली आप समझ सकते हो, जैसे अरावली पुरानी है उस तरह एप्लेचन माउंटेन भी है। ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएस पे है। देखिए ये वाला हिस्सा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा एप्लेचन माउंटेन है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएस में है। दिस रीजन हैज रिजर्व ऑफ कोल, आयरन एंड सेल गैस। क्या क्या है, कोल है, आयरन है एंड सेल गैस है, ठीक है। अब पेंसिल्वेनिया रीजन एक यहाँ पे है जो होप मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉपुलर है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी के लिए कोल मिल जाता है, सेल गैस मिल जाती है, तो यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत अच्छे से पाया जाता है। फिर बात करेंगे आपका गल्फ अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अब गल्फ अटलांटिक कोस्टल प्लेन जो है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, टेक्सास, ये वाला हिस्सा देखो आप। अब इसमें ये बहुत ही अर्बनाइज्ड, अगर हम यूएस की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, वहाँ पे मोस्ट अर्बनाइज्ड अगर देखेंगे या इंडस्ट्रियल रीजन बात करेंगे तो ये गल्फ कोस्टल प्लेन रीजन है। ये इस पे कौन सी आती है टाउन, जैसे कि सिटी, जैसे कि बोस्टन आती है, न्यूयॉर्क आती है जो आप सुने होंगे, फिलाडेल्फिया आती है, वाशिंगटन आती है। ये सब कहाँ पे आती है, गल्फ अटलांटिक कोस्टल प्लेन में आती है, पाया जाता है। अब गल्फ कोस्ट हैज रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम एंड सेल गैस। तो ऑलमोस्ट मैंने बताया कि कैनेडियन सील्ड या उसके जो आसपास एरिया है, सदर्न एरिया है, ऑलमोस्ट सारे चीज पे सेल गैस पाया जाता है। अब बात करेंगे मिसिसिपी प्लेन के बारे में। आपने सुना होगा मिसिसिपी प्लेन के बारे में। देखिए मिसिसिपी प्लेन जो है ये ड्रेन बाय मिसिसिपी रिवर के नाम से मिसिसिपी प्लेन हुआ है। जैसे गंगा रिवर के नाम से गंगा प्लेन, उसी तरह मिसिसिपी रिवर।
इट इज वेल नोन फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पे भी बहुत सारा फर्टाइल सॉइल मिलता है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से किया जाता है। देन इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है मिसिसिपी के कौन से, एक है मिसौरी है, एक है ओहियो है। यहाँ पे देखिए ये मिसौरी है, ये वेस्टर्न साइड से कनेक्ट कर रहे हैं, एंड ओहियो रिवर ईस्टर्न साइड से कनेक्ट कर रहा है, एंड इट इज फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ कॉर्न, कॉटन, टोबैको, खैनी नहीं टोबैको एंड राइस, शुगर केन एंड सोयाबीन, सनफ्लावर। ये बहुत ही फर्टाइल है, आप समझ पा रहे हो, फर्टाइल है तभी तो इतना सारे कमर्शियल फार्मिंग हो रहा है ना, तो मिसिसिपी प्लेन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके चलते। अब बात करेंगे सीज, कितने सारे सीज हैं, देखिए एक एक करके बात करते हैं। कैरिबियन सी, बिफोर्ड सी, देन हडसन बे, लैब्राडोर सी, बेरिंग सी। ये वाला लैब्राडोर सी आप देख रहे हो, लैब्राडोर करंट भी एक है जो इंपॉर्टेंट होता है, जब हम करंट की बात करेंगे तब पढ़ाएंगे। और साथ में हमने बताया हडसन बे, बिफोर्ड सी, इसमें आप देख रहे हो। देखिए ये जितने सारा सी है, मैंने एक एक, जैसे कि ब्लैक सी के ऊपर बात किया है अपने वीडियो पे, आपका कैस्पियन सी पे बात किया है, रेड सी पे बात किया है, तो उसी तरह छोटे छोटे एक वीडियो लाऊंगा, नहीं तो वरना ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, छोटे छोटे वीडियो पे इसके डिटेल्स में बताएंगे। बस आप जानकारी रखिए कि क्या क्या सी यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर जैसे हमने बात किया था उसी तरह यहाँ पे बता रहा हूँ, सैन फ्रांसिस्को द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, फेमस फॉर ऑयल रिफाइनिंग, शिप बिल्डिंग, ये एक बार याद रखिएगा। लॉस एंजलिस आप लोगों का फेवरेट है, क्या है, हॉलीवुड के लिए फेमस है, फिल्म इंडस्ट्री, समझ रहे हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो कौन सा, लॉस एंजलिस, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। अब ये कनाडा में बहुत सारे और भी हैं, हैमिल्टन, सडबरी के बारे में हमने डिस्कस किया, हैमिल्टन है, लेक ओंटारियो रीजन है ये। देन ओटावा पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉपुलर है। अब बात करते हैं आइलैंड ग्रुप के बारे में, जो आखिरी वाला होगा आइलैंड ग्रुप। आइलैंड ग्रुप में है, देखिए एलियन, एक है एलिसन आइलैंड ग्रुप, एक है कैरेबियन आइलैंड, एक है कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलागो। अब एलुजन आइलैंड जो है ये पार्ट ऑफ सरकम पैसिफिक बेल्ट, जो कि कहाँ पे है, अलास्का एंड साइबेरिया पे, हमने दिखाया था आपको, अलास्का एंड साइबेरिया पे है। ये बना कैसे है, ये आइलैंड वगैरह ओशन कन्वर्जेंस, जैसे कि हम प्लेट बाउंड्री का जब डिस्कस करेंगे बताएंगे, कन्वर्जेंस होता है ना प्लेट बाउंड्री, कई कॉन्टिनेंट होता है, ओशन कॉन्टिनेंट होता है, ये है ओशन कन्वर्जेंस की वजह से दोनों प्लेट जब आए हैं, कन्वर्ज किए हैं ओशन, तब बना है एलिसन आइलैंड। अब कैरेबियन आइलैंड के बारे में बात करेंगे, ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में है, बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये वोल्केनिक आइलैंड है। अब टू ग्रुप्स है, जो बिगर ग्रुप्स है वो कहाँ पे है, बिगर ग्रुप्स एक मिलता है जहाँ पे क्यूबा, हायाती, जमाइका, कैमन आइलैंड, ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको मैप पे, देखिए ये वाला क्यूबा, हायाती, जमाइका, ये सब बिगर ग्रुप में है, कैरेबियन आइलैंड के बिगर ग्रुप में है, और एक लेसर ग्रुप में भी एक आता है, उसी के आसपास होगा। फिर बात करेंगे कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलागो के बारे में, ये कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ कि ये जो बैफिन आइलैंड है, एल्समेयर आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड है, ग्रीनलैंड को छोड़ के बोलते हैं ये तीन आइलैंड को, क्या बोलते हैं, कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलागो। लेकिन अगर ग्रीनलैंड को इंक्लूड कर देंगे, तो ये सिर्फ आर्कटिक आर्कीपेलागो कहा जाएगा, समझ में आ रहा है। कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलागो में बैफिन आइलैंड, एल्समेयर एंड विक्टोरिया, ग्रीनलैंड को छोड़ के, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, वेट, ये वाला हिस्सा देखिए, ये अगर हम ग्रीनलैंड को छोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं क्या, कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलागो। लेकिन अगर इसको ले लेंगे टोटल को, तो ग्रीनलैंड को इंक्लूड करने के बाद आएगा सिर्फ आर्कटिक आर्कीपेलागो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका का जितने सारे लेक्स के बारे में बताया, फिजियोग्राफी के बारे में बताया, माउंटेन के बारे में बताया, ग्रेट प्लेन, सारी चीज़ आपको अच्छे से याद हुआ होगा। अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर से और एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, और एटलस में ज़रूर मार्क करते रहिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। और बाकी घबराने वाली बात कोई नहीं, जितने सारे हैं ये ब्रूक्स रेंज वगैरह मैंने जो डिस्कस नहीं किया है, इसको अलग से छोटे छोटे वीडियो करके छोटे छोटे वीडियो में डिस्कस करेंगे।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड वंदे उत्कल जननी।